मतलब एक पल के लिए सोचिए कि किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ कोई भारी वित्तीय गड़बड़ी कर देता है, तो क्या उस गड़बड़ी के लिए कंपनी के बोर्ड के उन सभी सदस्यों को सीधे जेल भेजा जा सकता है जिन्हें शायद इस बात की भनक तक ना हो? या जो केवल उस पूरी व्यवस्था का एक मौन हिस्सा हो, चुपचाप बैठे हों। बिल्कुल। न्याय के बुनियादी सिद्धांत तो यही कहते हैं ना कि सजा सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जिसने असल में कोई अपराध किया हो। जब बात मुकदमों की आती है तो हम बहुत स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। एकदम सही। जैसे किसी मेडिकल रिपोर्ट में हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो लकीर साफ दिख जाती है और डॉक्टर तुरंत समझ जाता है कि दिक्कत कहाँ है। हाँ, वो एक बहुत ही स्पष्ट स्थिति होती है। हड्डी या तो टूटी है या नहीं टूटी है। हम इंसान भी अक्सर यही चाहते हैं कि हर चीज को सही या गलत के एक साफ सांचे में डाल दे। पर देखिए, जब मामले इंसानी रिश्तों से जुड़े होते हैं ना, तो ये एक्सरे वाली सोच काम करना बंद कर देती है। रिश्तों के टूटने पर सब कुछ धुंधला हो जाता है। कौन सच में अपराधी है और कौन सिर्फ हालात का मारा है, ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस यहीं से हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत होती है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा और बेहद दिलचस्प फैसले के दस्तावेज हैं। सिवारमन नायर बनाम केरल राज्य। ये साल 2026 का मामला है। बहुत ही अहम फैसला है ये। हाँ, और आज की इस चर्चा का मुख्य मकसद ये समझना है कि जब पारिवारिक विवाद एकदम चरम पर पहुंचकर अदालत पहुंचते हैं तो कानून विशिष्ट आरोपों और सामान्य इल्जामों के बीच अंतर कैसे करता है। मतलब स्पेसिफिक क्या है और जनरल क्या है। और इसमें ना केवल ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये क्यों मायने रखता है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। ये केस दिखाता है कि कैसे हमारा न्यायतंत्र भावनाओं की उफान और ठोस सबूतों के बीच एक लकीर खींचता है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। इस मामले की जो कहानी है वो किसी आम कानूनी विवाद जैसी नहीं है। ये एक बहुत ही उलझी हुई पारिवारिक कहानी है। दस्तावेजों के हिसाब से शिकायतकर्ता की शादी दिसंबर 2007 में श्याम सिवारमन नायर से हुई थी। 2007 में। हाँ, और शादी के बाद पति अपनी पत्नी को लेकर अबू धाबी चला गया, जबकि सास ससुर केरल के कवडियार में ही रहे। पत्नी का आरोप है कि पति ने शुरू से ही उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। और ये आरोप बहुत गंभीर है। दस्तावेजों में साफ लिखा है कि पति ने 30 लाख रुपए और 47 सोने के सिक्कों की मांग की। मतलब एक बहुत बड़ा दबाव था। अरे, और बात यहीं खत्म नहीं होती। अप्रैल 2010 में जो पत्नी सऊदी अरब गई, जहां सास ससुर रह रहे थे, तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिससे शक और गहरा हो गया। अच्छा, क्या हुआ वहाँ? पत्नी ने चुपके से सास ससुर को 153 सोने के सिक्कों को बेचने के बारे में बात करते हुए सुन लिया। बाप रे, 153 सिक्के। हाँ, उन सिक्कों को बेचकर जो पैसे मिले उससे पति के नाम पर एक फॉक्सवैगन कार खरीदी गई और जो बाकी पैसे बचे वो पति की बहन यानी ननद को दे दिए गए ताकि वो एक फ्लैट खरीद सके। मतलब पूरा परिवार उस पैसे का फायदा उठा रहा था। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है। बिल्कुल। और हालात इतने खराब हो गए कि पत्नी के मायके वालों को बीच बचाव करना पड़ा। 2011 और 2015 के बीच पत्नी के भाई ने अपनी बहन का घर बचाने के लिए किश्तों में बहुत भारी रकम दी। कितनी रकम? कभी 5 लाख, कभी 15 लाख, फिर 9 लाख और 2 लाख रुपए। मतलब परिवार ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो फरवरी 2015 में आता है, जब वो वकील का नोटिस आता है ना। अरे हाँ, सिमरन जी नाम की एक महिला का नोटिस आता है। वो दावा करती है कि वो पति की दूसरी पत्नी है और उनकी शादी मई 2013 में आंध्र में ही हो चुकी है। ये तो एकदम सीधा धोखा है। वही तो। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, जब पति के खिलाफ इतने स्पष्ट आरोप और इतने सारे सबूत हैं, धोखाधड़ी है, दूसरी शादी है, तो फिर ये मामला रद्द होने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा? क्या सास ससुर और ननद का इसमें कोई हाथ नहीं था? देखिए, यहीं से ये चर्चा एक नया मोड़ लेती है। पत्नी ने जब एफआईआर दर्ज कराई तो उसमें पति के साथ साथ सास ससुर और ननद का नाम भी था। हाईकोर्ट ने परिवार वालों के खिलाफ मामला रद्द करने से मना कर दिया था। अच्छा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए? हाँ, ससुराल वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 482 का रोल आता है। ये धारा अदालतों को कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की एक खास पावर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या देखा जो हाई कोर्ट नहीं देख पाया? सुप्रीम कोर्ट ने भजन लाल मामले का हवाला दिया और तथ्यों को बहुत बारीकी से छांटा। अदालत ने कहा कि भाई पति के खिलाफ जो आरोप हैं वो बहुत ही विशिष्ट हैं, मतलब स्पेसिफिक हैं। हाँ, क्योंकि तारीखें हैं, पैसों का लेन देन है, हिंसा का जिक्र है। बिल्कुल। लेकिन सास ससुर और ननद के खिलाफ जो आरोप हैं वो बहुत ही सामान्य हैं, एकदम जनरल। सास ससुर पर आरोप बस इतना है कि वो हिंसा के वक्त वहां मौजूद थे या उन्होंने उसे बढ़ावा दिया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई बैंक लूट रहा है और आप सिर्फ वहां खड़े हैं, तो क्या आप भी लुटेरे कहलाएंगे? लेकिन एक सेकंड रुकिए,
अगर ससुराल वाले चुपचाप सब देख रहे थे तो क्या नैतिक रूप से वो भी गलत नहीं है? नैतिक रूप से वो 100% गलत हो सकते हैं, लेकिन कानून नैतिक रूप से गलत होने और आपराधिक रूप से जिम्मेदार होने के बीच एक बहुत गहरी लाइन खींचता है। अदालत ने दारा लक्ष्मी नारायण मामले का एक बहुत अहम सिद्धांत सामने रखा। वो सिद्धांत क्या है? वो ये कि वैवाहिक विवादों में अक्सर पति के पूरे परिवार को फंसाने की एक आम प्रवृत्ति होती है। सिर्फ परिवार का हिस्सा होने के कारण आप किसी पर आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते। कोई विशिष्ट कृत्य होना चाहिए। समझ रही हूँ। मतलब एफआईआर में ऐसा कोई दिन या समय नहीं बताया गया जब सास ससुर ने खुद आकर धमकी दी हो या मारपीट की हो। एकदम सही पकड़ा आपने, कोई ठोस विवरण नहीं था। लेकिन ननद वाले मामले में तो पैसों का लेन देन हुआ था ना, उसे फ्लैट के लिए पैसे मिले थे, तो क्या वो अपराध में शामिल नहीं है? देखिए, पैसा मिलना एक बात है और धारा 498A के तहत क्रूरता साबित होना दूसरी बात। अदालत ने पूछा कि क्या ननद ने कभी शिकायतकर्ता को प्रताड़ित किया, क्या उसने कोई डिमांड की? नहीं। अच्छा, मतलब सिर्फ पैसे अकाउंट में आने से कोई क्रूरता का दोषी नहीं हो जाता? बिल्कुल, कोई स्पेसिफिक आरोप था ही नहीं उसके खिलाफ। ये तो वाकई आंखें खोलने वाला है। लेकिन एक मिनट, जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप था बहुविवाह या दूसरी शादी का, शिकायतकर्ता का दावा था कि ससुराल वालों को दूसरी शादी के बारे में पूरी जानकारी थी। हाँ, धारा 494 का मामला। वही तो, अगर उन्हें पता था और उन्होंने पत्नी को धोखा देने में पति का साथ दिया तो क्या वो मुजरिम नहीं हुए? यहाँ अदालत ने S-3 मामले का संदर्भ दिया। इसके हिसाब से सिर्फ ये जानना कि कोई अपराध हो रहा है आपको उस अपराध का भागीदार नहीं बनाता। अरे यहाँ एक मिनट रुकिए। अगर सास ससुर को पता था कि उनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है और उन्होंने पहली पत्नी से ये बात छिपाई, ऊपर से उसे उसी घर में रहने के लिए मनाते भी रहे, तो क्या ये सीधे तौर पर धोखाधड़ी में शामिल होना नहीं है? आम इंसान यही सोचेगा, लेकिन कानून में जानने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। अदालत ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि किसी अन्य व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने दूसरी शादी के समारोह में कोई प्रत्यक्ष कार्य न किया हो। प्रत्यक्ष कार्य मतलब क्या? मतलब क्या उन्होंने शादी के कार्ड बांटे, क्या वो शादी में मौजूद थे, क्या उन्होंने कोई रस्म निभाई? ऐसा कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं था कि ससुराल वालों ने दूसरी शादी करवाई या उसे सुविधाजनक बनाया। तो सिर्फ जानकारी होना समान इरादा या कॉमन इंटेंशन साबित नहीं करता? बिल्कुल नहीं। नैतिक रूप से उनकी चुप्पी भले ही कायरतापूर्ण लगे, पर कानूनी तौर पर वो अपराध नहीं है। वाह, ये तो बहुत ही बारीक कानूनी पहलू है। तो सुनने वालों के लिए इस सब का क्या अर्थ है? मतलब हमारी आम जिंदगी में ये कैसे लागू होता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, आज के सोशल मीडिया और सूचनाओं वाले दौर में हम बहुत जल्दी किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे समूह या परिवार को दोषी मान लेते हैं। हाँ, हम बहुत जल्दी राय बना लेते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर सामान्य धारणाएं बना लेते हैं, लेकिन ये फैसला हमें आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत सिखाता है। ये बताता है कि हमें सामान्य धारणाओं और विशिष्ट तथ्यों के बीच अंतर करना आना चाहिए। न्याय अंधा हो सकता है, लेकिन वो विशिष्टता की मांग करता है। सही कहा आपने। सबूतों के बिना किसी को सालों तक कोर्ट के चक्कर कटवाना भी तो एक तरह का अन्याय ही है। एकदम। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट सबूतों की कमी के कारण ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया। तो अगर हम आज के इस विश्लेषण को समेटें तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अदालतें हवाई बातों या सिर्फ रिश्तों के आधार पर सजा नहीं देती। उनके लिए किसने, क्या और कब किया, इसका एकदम सटीक जवाब होना जरूरी है। हाँ, और वो जवाब साबित करने का भार शिकायत करने वाले पर होता है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए मेरे मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए, क्या सवाल है? कानून तो विशिष्ट आरोपों और सामान्य दावों के बीच एक साफ रेखा खींचकर निर्दोषों को बचा लेता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा समाज अपनी रोजमर्रा की धारणाओं में इतना निष्पक्ष है? बहुत गहरा सवाल है। और उससे भी बड़ी बात, जब मानसिक या भावनात्मक प्रताड़ना की बात आती है, जो सालों तक धीरे धीरे होती है, जिसकी कोई तारीख या रसीद नहीं होती, क्या कानून की ये विशिष्टता की सख्त मांग उन पीड़ितों को अनजाने में खामोश नहीं कर देती? क्योंकि हर घाव का एक्सरे नहीं होता। अगली बार जब हम किसी वायरल आरोप पर अपनी राय बना रहे हों, तो क्या हम खुद से ये पूछेंगे कि हमारे पास उस व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ एक सामान्य भावना है या सच में कोई विशिष्ट सबूत? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहराई से की गई चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इन कानूनी बारीकियों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।